फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। ये काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है, एक तरीके से लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें यहाँ पर एसएससी को 74 के रिगार्डिंग रिलीफ दी गई है और यहाँ पर जितने भी नोटिस या ऑर्डर पास किए गए हैं वो सबके सब इनवैलिड है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन किया गया है, जो डिमांड ऑर्डर था, जो नोटिस थे, उनको क्वेश्चन किया गया है डायरेक्ट। यहाँ पर जो है ज्यादातर केस में ऐसा होता है रेमिट बैक किया जाता है, लेकिन इसमें रेमिट बैक का केस नहीं है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वाले जजमेंट ऑर्डर की जो कॉपी है आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट 4 नवंबर को ये जजमेंट ऑर्डर पास किया गया है। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारे ऐसे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार उनको देख लीजिएगा। पर ये आईटीसी क्लेम को लेकर काफी बड़ा जजमेंट ऑर्डर आया हुआ है, तो अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफी फेवरेबल जजमेंट एसएससी के फेवर में आए हैं। अब यहाँ पर बीसी किसके लिए भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। किसी भी साल के लिए आपके पास नोटिस आया हो, जीएसटी कैंसिलेशन, जो कैंसिल डीलर है उनके रिगार्डिंग हो, या फिर आपके जीएसटीआर 3B2B मिसमैच को, सप्लाई डिफॉल्ट की वजह से उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल की डिमांड आ गई हो, जीएसटीआर 1 3B 2B वर्सेज 3B। उसके अलावा अगर आपके ईवे बिल के डिफरेंसेस है, टर्नओवर के डिफरेंसेस है, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऑर्डर पास हो चुके हैं तो आप डिले ना करते हुए, जो उसका टाइम पीरियड होता है 90 डेज, उसके अंदर ही आप अपील फाइल कर दें। अदरवाइज यहाँ पर रिकवरी की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी स्टार्ट की जा चुकी है। तो अगर आपके लिस्ट में कोई भी ऑर्डर पास हो जाता है तो आपके पास ये रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं। या तो आप अपील में जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप रिट पिटीशन में जा सकते हैं। यहाँ पर एसएससी ने रिट पिटीशन फाइल किया क्योंकि यहाँ पर केस कुछ इस टाइप का है कि शायद यहाँ पर जो है उनको रिलीफ ना मिलती अगर वो अपील में यहाँ पर जाते। तो यहाँ पर जो है पेटिशनर एक फर्म है, 74 में जो केस है वो लगाया गया है। प्रॉब्लम क्या है, 74 में 100% तक की पेनल्टी यहाँ पर लगाई जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस होता है। यहाँ पर जो है कैंसिल डीलर, ध्यान से समझिएगा, ये लैंडमार्क जजमेंट है। कैंसिल डीलर थे, पहले रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, बाद में वो कैंसिल कर दिया गया। हैवी अमाउंट की डिमांड है, यहाँ पर जनरेट कर दी गई। पेटिशनर फर्म इज स्टेटेड टू डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ आयरन स्क्रैप। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मेटल स्क्रैप, आयरन स्क्रैप को लेकर सभी एसएससी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो उनके लिए भी ये वाला जजमेंट ऑर्डर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इट इज क्लेम परचेज अमाउंट ऑफ सम इस पर्टिकुलर अमाउंट जो है इन्होंने परचेज किया था किसी पर्टिकुलर फर्म से। उनके बाद जो है नोटिस आया 2022 में, सेक्शन 61 जो है उसके अंडर में जो है इनको नोटिस भेजा गया स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का, प्रॉपर ऑफिसर ने। इसमें कहा गया है ये आईटीसी क्लेम जो है परचेज जो आपने किया हुआ है इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसमें एलिगेशंस लगाई गई कि जो फर्म है उसने जो है आईटीसी क्लेम किया डिफरेंट फर्म से जिनका रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ये नोट कर लीजिए, कैंसिल डीलर को लेकर यहाँ पर जो है काफी बड़ी रिलीफ एसएससी को प्रोवाइड की गई है। तो जितने भी कैंसिल डीलर वाले केसेस है, आईटीसी क्लेम वाले केसेस है, आपको उसमें इस वाले जजमेंट ऑर्डर का जरूर मेंशन करना है ताकि आपके फेवर में केस आ सके। एंड देयरफॉर द पेटिशनर वाज डायरेक्ट टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम रिगार्डिंग आईटीसी। जो पेटिशनर है उसको डायरेक्ट किया गया है कि जी आप जो है इसको प्रूव करिए कि जो आप ये आईटीसी क्लेम कर रहे हैं ये जेन्युइन है। जो पेटिशनर है उन्होंने अपने रिप्लाई को प्रॉपर्ली सबमिट करा और उनको जो है इंटीमेशन भी दे दी गई एसएमटी 12, जो कि इनके पास 2023 में आया, फरवरी 2023 में, कि जो आपका रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्टरी माना गया है, ये सेटिस्फैक्टरी पाया गया है और फर्दर कोई भी एक्शन जो है लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल 17-18 के लिए। ये जो ऑर्डर है एसएमटी 12 का, ये डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया। फिर फर्दर केस देखिएगा। एट द सेम टाइम देखिए 28 फरवरी की डेट है, उससे पहले यहाँ पर जो है डीआरसी 01 इशू कर दिया गया। तो ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि एक सेक्शन में क्लोज करके दूसरे में हाथ की आती खोल दिया। इन्होंने डीआरसी 01 इशू कर दिया है 17-18 के लिए, जहां पर इन्होंने कहा कि जी आपका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं माना गया है। तो मतलब पहले क्या करा डिपार्टमेंट ने, सेक्शन 61 में केस खोला, उसको वहां पर ड्रॉप कर दिया, फिर उसका दूसरे सेक्शन में 74 में लेके जा रहे हैं उसको डीआरसी 01 इशू करने के लिए। उन्होंने कहा कि आपकी जो डिमांड है वो रेज कर दी गई, इतने अमाउंट की डिमांड रेज कर दी गई, फर्दर इस पर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगा दी गई। जो पेटिशनर की तरफ से लंड काउंसिल है उन्होंने कहा कि सर जब एक बार रिप्लाई सबमिट कर दिया गया और उसको यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी मान लिया गया, तो अब फिर उसके बाद इन्होंने इसके लिए इनको इंटीमेशन भी जारी कर दी गई एसएमटी 12 की। जो पेटिशनर है अब वो ये अब उन्होंने जो है ये 74 वाला जो बात की जा रही है 74(5) की, उसकी डिमांड वो क्यों जमा करेंगे। हाउएवर नोटिस हैज बीन इशूड, उसके बाद जो है फिर दोबारा से अप्रैल में नोटिस इशू कर देगा 74 का, ठीक है, डीआरसी 01 ही निकाल देगा, फिर उसके बाद 74 का इशू हो गया। सेम रीजंस एंड एलिगेशंस जो कि सेक्शन 61 वाले नोटिस में लगाई गई थी। तो अब यहाँ पर समझिएगा ये कितना बड़ा जजमेंट ऑर्डर है। सेक्शन 61 में अगर आपके पास नोटिस आता है एसएमटी 10 में,
आपने 11 में रिप्लाई सबमिट कर दिया, 12 में आपका वो ड्रॉप हो गया, तो अब वो फर्दर केस जो है ओपन नहीं होगा। यहाँ पर सेम फैक्ट्स की बात हो रही है। इस वाले जजमेंट ऑर्डर में ये काफी बड़ी रिलीफ आई है। कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स भी हैं, वो भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा। पेटिशनर ने अपने सोकोज नोटिस अगेंस्ट में रिप्लाई को सबमिट करके पॉइंट आउट दैट द प्रोसीडिंग्स टू ड्रॉप्ड अंडर सेक्शन 61। सेक्शन 61 की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको ड्रॉप करा दिया गया, एंड देयरफॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 74(1) ऑफ द एक्ट कुड नॉट बी इनिशिएटेड। वो कह रहे हैं कि सर 74(1) की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट नहीं की जानी चाहिए। देयरआफ्टर द रेस्पोंडेंट हैव पास्ड एन ऑर्डर ऑन 14th of June 2023। उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो है 14 जून को ये ऑर्डर पास कर दिया, वेर इन द कंसर्न प्रॉपर ऑफिसर वाइल नोटिसिंग। वो कह रहे हैं कि SMT 10 को हम ड्रॉप कर रहे हैं आपका, फिर भी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग जो है 74 में ऑलरेडी इन्होंने चला दी, जिसकी जो डेट है वो 5 days बिफोर थी। और यहाँ पर जो है पेनल्टी इंटरेस्ट का ये ऑर्डर लगा दिया। तो टोटल अमाउंट जो है वो जो वहां पर लिखी गई थी 49 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टोटल डिमांड जारी कर दी गई। लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर फर्दर सबमिट दैट द ऑर्डर, जो ये ऑर्डर अभी यहाँ पर जून में पास किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो इलीगल है, अनजस्टिफाइड है। फर्स्टली ऑन द ग्राउंड दैट वंस द नोटिस अंडर सेक्शन 61 इज टू ड्रॉप। पहली बात तो यह है कि जब यहाँ पर 61 में नोटिस ड्रॉप कर दिया गया था तो प्रॉपर ऑफिसर जो है फिर से सेम फैक्ट सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर 74 में जो है इनिशिएट नहीं कर सकते। फर्दर जो ये जो ऑर्डर है वायलेशन है, ग्रोस वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, क्योंकि जो पेटिशनर है उनको 75(4) में जो है अपॉर्चुनिटी ग्रांट नहीं दी गई, उनको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दो ग्राउंड्स दिए, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं। आपको भी अपने रिप्लाई में दोनों ग्राउंड्स जरूर मेंशन करने हैं। अगर पहले नोटिस का ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है वो भी, और 75(4) तो एक ऐसा सेक्शन है अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो इसके बेस पर तो काफी सारे जजमेंट ऑर्डर पास किए गए। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने ऑर्डर को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग जो है 74 सबसेक्शन 5 के अंडर में इनिशिएट कर ली गई थी, लेकिन जो ड्रॉप है वो 61 में की गई है। तो उससे पहले जब इन्होंने एक सेक्शन में इसको स्टार्ट कर दिया तो इसको ये नहीं माना जा सकता कि भाई फर्दर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो केस ओपन नहीं कर सकते हैं 74 में। फर्दर की बात है ना, वो कह रहे हैं कि सर इन्होंने तो 74 में पहले ही खोल दिया। हाँ, ये बात है कि ऑब्वियसली एररनेस एंड ट्रीटिंग द सेम। उन्होंने कहा कि बाद में जो है उसको उन्होंने कहा कि ठीक है ये डिपार्टमेंट से गलती हो गई कि इन्होंने सेक्शन 61 में ड्रॉप कर दिया। द अथॉरिटी हैज प्रोसीडेड देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ इंटरफेरेंस। वो कह रहा है कि सर ये जो है आप इसको डिसमिस कर दीजिए और ये इंटरफेयर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये जो यहाँ पर इन्होंने सबमिशंस दिए हैं। लर्न स्टेट काउंसिल फर्दर सबमिटेड दैट, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने फिर से सबमिट किया, जो पेटिशनर है उन्होंने जो है 74(y) वाली का रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, सेक्शन 61 के जो नोटिस आया था उसका उन्होंने रिप्लाई किया, उसको ड्रॉप भी कर दिया, लेकिन 74(5) में भी उनको रिप्लाई जरूर सबमिट करना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपको ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है, इसमें भी वो सेम जो रिप्लाई उन्होंने पहले दिया था वो यहाँ पर भी उनको सबमिट करना था। जब एक बार ड्रॉप हो गया है उन्हीं पेपर उन्हीं एविडेंस के बेस पर, दोबारा भी ड्रॉप हो सकता था। एंड ऑल्सो डिड नॉट अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है वो कह रहे हैं कि सर 74 सबसेक्शन 5 जो कि यहाँ पर फ्रॉड की एलिगेशन लगाई जाती हैं, उन्होंने कहा कि जेन्युइननेस के लिए इन्होंने कोई भी ITC क्लेम के रिगार्डिंग एविडेंस सबमिट नहीं किए, इसीलिए जो ये ऑर्डर पास किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा वो करेक्ट है। अब यहाँ पर जो है दोनों तरफ की बात कंसिडर करने के बाद सेक्शन 61 के जो प्रोविजन है उनको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया। प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास पावर है कि वो स्क्रूटनी कर सकते हैं रिटर्न की एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स, उनको वेरीफाई करने हैं अगर किसी भी टाइप की रिटर्न्स को, जेन्युइननेस को। इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, अगर वो उनको एक्सेप्टेबल लगता है तो वो जो है इन्फॉर्म करेंगे रजिस्टर्ड SSC को, कोई फर्दर एक्शन नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, देखिए दोनों चीजें अलग अलग लिखी गई हैं, 61 के 2 और 3 दोनों अलग अलग हैं। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो उनको 30 डेज का एक नोटिस सर्व करेंगे, इसमें प्रॉपर ऑफिसर उनको कहेंगे कि जी आप अपने रिप्लाईज को सबमिट करें। एक वन मंथ का नोटिस यहाँ पर दिया जाता है। अगर जो डिस्क्रिपेंसीज उन्होंने भेजी है अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होती है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो सेक्शन 65, 66, 67 या 73, 74 लगा सकते हैं, उसमें केस ओपन कर सकते हैं। अब 74 को भी यहाँ पर लिखा गया है। 74 में क्या गया है कि जहाँ पर टैक्स का डिटरमिनेशन किया जाता है, अगर वो नहीं पे किया गया है, एडिशनली रिफंड कर दिया गया है इनको टैक्स क्रेडिटली, यहाँ पर जो आपने रॉन्गली अवेल किया है, यूटिलाइज कर दिया है, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ एक्ट,
प्रॉपर ऑफिसर को अगर ये चीज यहाँ पर शो करती हैं तो वो यहाँ पर जो है नोटिस सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात की गई है, इसमें इक्वल पेनल्टी की बात की गई है और इंटरेस्ट की भी बात की गई है। सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। 74(5) इसका सबसेक्शन 5 में क्या लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 1 पे द अमाउंट ऑफ टैक्स along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to 15% of such tax on the basis of on ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing। अगर वो ऐसा कर देता है तो फिर यहाँ पर जो है फाइनल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है सेक्शन 74 के यहाँ पर बिहाफ पर, दैट द कंसर्न ऑफिसर शुड रीच टू द कंक्लूजन, वो कंसर्न ऑफिसर जो है वो इस पॉइंट पर यहाँ पर आ चुके थे कि जो आईटीसी है वो रोंगली अवेल किया गया है, यूटिलाइज किया गया है, विलफुल मिस स्टेटमेंट अगर है तो फिर उन्होंने सेक्शन 61 के अगेंस्ट में फाइनल ड्रॉपिंग क्यों की। एज फॉर एज द प्रेजेंट केस कंसर्न वी फाइंड दैट वंस द नोटिस वाज इश्यूड सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 ही फाइल्ड हिज रिप्लाई, एसएससी ने रिप्लाई फाइल कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि जो आईटीसी क्लेम किया हुआ है वो कंसर्न पार्टी से है और वो जेन्युइन है। तो उसका मतलब है 70 जो सेक्शन है 74(5) की कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई है जब यहाँ पर जेन्युइननेस प्रूफ कर दी। द सेम वाज असेस्ड बाय द कंसर्न ऑफिसर, उसको जो है प्रॉपर ऑफिसर ने असेस भी किया। उसके बाद ऑर्डर भी पास किया 61(2) में। सेक्शन 61(3) लगाते तो बात अलग थी, सेक्शन 61(2) में ऑर्डर भी पास किया। हाउएवर इफ वी रीड सेक्शन 61, 63, 61 सेक्शन 3 we find that the said proceedings are only consequential, that is when the proper officer reached to a conclusion that the reply is not satisfactory। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था तो सेक्शन 61 के सबसेक्शन 3 को यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर प्रोसीडिंग्स करने की रिक्वायरमेंट थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इन द लेटर इशूड, जो ये लेटर यहाँ पर इशू किया है इन्होंने 5 दिन पहले, जब इन्होंने यहाँ पर लाइबिलिटी निकाल दी थी अगर 74(5) के अंडर में, तो फिर ये ड्रॉप क्यों किया। द कंसर्न प्रॉपर ऑफिसर ऑल्सो मेंशन दैट द रिप्लाई टू दिस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। एक तरफ तो कह रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री है। Thus there are two different view expressed by the same proper officer। एक सेम प्रॉपर ऑफिसर सेम सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंट ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं। वन वाइल इंटीमेटिंग द लायबिलिटी, इन्होंने 74(5) में अगर लायबिलिटी इन्होंने बताई है, दूसरे यहाँ पर 62 के सेक्शन 61 सेक्शन 2 के अंडर में ड्रॉपिंग कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इट कैन बी प्रिज्यूम, यहाँ पर जो है ये प्रिज्यूम किया जाएगा आफ्टर द नोटिस वाज गिवन, जब इन्होंने 74(5) का नोटिस दे दिया तो अथॉरिटी इस कंक्लूजन पर पहुंच गई कि यहाँ पर उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल डिमांड पे नहीं करनी है, क्योंकि वो इसको ड्रॉप कर रहे हैं 61(2) के अंडर में। Thus on that day when the order was passed, proceedings initiated and this would also stand closed। जो ये प्रोसीडिंग्स है 23 टू 23 फरवरी 2023 की, ये भी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप मानी जाएगी। तो ऐसे काफी सारे केस है, आप देखिएगा सेक्शन 61 में पहले ओपन करा गया है, उसको यहाँ पर फाइनली डिसाइड कर दिया, फिर उसको 73 में निकाल दिया गया। इस वाले जजमेंट ऑर्डर को आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर पहले केस 73 में ओपन करा गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया सेम सब्जेक्ट मैटर पर, क्योंकि वहां पर भी तो आपने आईटीसी सबमिट किया था, प्रॉपर ऑफिसर ने उसको ड्रॉप किया है, तो अब वो दोबारा 74 में ओपन नहीं हो सकेगा। ये काफी बड़ा लैंडमार्क जजमेंट ऑर्डर बनेगा आने वाले टाइम में, जब आप इस टाइप के नोटिस आएंगे, ऑर्डर पास होंगे, तो वहां पर आपको इसको जरूर मेंशन करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सेक्शन 61 में ड्रॉप कर दिया आपने, उससे पहले का जो नोटिस है वो भी तो ड्रॉप माना जाएगा फाइनल। Thereafter again issued notice under section 74 पर the entire proceedings, जो ये entire proceedings है after passing of order, एक बार ये order पास हो गया है, ये जो है mutated है law में and accordingly quashed and set aside। इसीलिए यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इसको डायरेक्ट क्वेश एंड सेट असाइड किया है। क्वेश्चन रिगार्डिंग, अब ये वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता जब इन्होंने पहले ही इसको सेट असाइड कर दिया। ऑल्दो वी मे ऑब्जर्व दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75(4) ऑफ द एक्ट आर मैंडेटरी, फिर भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये फर्दर मैंडेटरी हैं और डिपार्टमेंट ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग्स या टैक्स लगाने से पहले इस चीज का ध्यान रखे कि पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करे। ये डायरेक्शन भी यहाँ पर डायरेक्ट दे दी गई है। Be that as it may, considering that the proceedings drawn under section 74(1) of the act and passing order this have been held to be treated, we need not further delve upon the said aspect
एंड अकॉर्डिंगली वी अलाउ द रिट पिटिशन, ये रिट पिटिशन को अलाउ किया गया है। ऑर्डर जो पास किए गए थे 74(1) वाले उनको क्वैश कर दिया गया इस तरीके से। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है जो कि एसएससी के फेवर में आया है। आपको ये जरूर नोट कर लेना है कि 74 के जो भी केसेस है उसमें जरूर मेंशन करें। कैंसिल डीलर के केस में, आरटीसी क्लेम के केस में पहले सेक्शन 61 का नोटिस आ गया हो, फिर 74 में ओपन हुआ है, 73 का आ गया हो, 74 में अगर ओपन कर दिया गया है तो आपको ये चीज़ जरूर वहाँ पर मेंशन करनी है कि सर आपने ही तो ये सारे एविडेंस लेने के बाद ड्रॉप किया था, फर्दर ये प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट की जा रही है। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर। इसके अलावा जो यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर्स या फिर रिप्लाइज की वीडियोज अपलोड किए गए हैं, इनकम टैक्स जीएसटी के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन वीडियोज, बार जरूर देख लीजिएगा, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल, सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर